तो आपके सामने है बच्चों एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ये नमूना है, ठीक है। और ऐसा ही आपको हाफ ईयर के एग्ज़ाम में हिंदी विषय का कक्षा 7वीं का प्रश्न पत्र आपके हाथ में होगा। तो आप उसके जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। ये वीडियो आपके लिए तभी बनाई जा रही है, आप पूरे के पूरे मार्क्स लें उसमें। तो क्या है क्वेश्चन पेपर में, क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या रहता है उसमें, आपको पहले भी पता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको हाफ ईयर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसके अनुसार आपको तैयारी कैसे करनी है, वो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। 60 मार्क्स का होगा और 2.5 आवर्स का होगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ आप संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से समझेंगे इस चैनल पर। और ये आपका अपना ही चैनल है, आपके अपने सर का चैनल है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखना, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझेंगे कि आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है बहुत आसान आने वाला है और आप बहुत आसानी से सारे आंसर दे सकते हैं। देखना, अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ी है तो चलो चेक करते हैं अभी अपने आप को कि हमने अभी तक कितना ही सीखा हुआ है। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन ये रहती हैं कि जो भी आपको प्रश्न दिए जाते हैं उनके आपने उत्तर लिखने, अधिक कुछ नहीं लिखना उसमें, सभी प्रश्नों के उत्तर देने, कोई छोड़ना नहीं है। और जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देने हैं। ये ना हो कि आप धीरे 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 लिखते रहो और आपका समय बीत जाए और आपका अधूरा रह जाए। तो अधूरा नहीं रहना चाहिए, पूरा ही करना है। तो सबसे पहले क्या है, आपके लिए एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद जिसको अंग्रेजी में आप पैसेज कहते हो। तो अनुच्छेद को पढ़कर आपने दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हैं ये हैं आपके विकल्पात्मक प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शनल है ना। तो इसमें ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 4 में से कौन सा सही है उसको टिक करना है। तो ये 5 मार्क्स का रहता है अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। अतिशयोक्ति मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो विद्यार्थी जीवन इंसान के जीवन की रीढ़ की हड्डी के जैसे है। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, संस्कार होता है वैल्यूज़, जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। मतलब किसी भी जो मकान है उसकी एक आधारशिला होती है ना, आधारशिला होती है जिसके ऊपर पूरा मकान खड़ा होता है। यदि ये नींव दृढ़ बन जाती है, अगर ये नींव जो है, बेस जो है अच्छा बन जाता है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर, पुष्पित मतलब खिलता है, उसमें फूल अच्छे लगते हैं, पल्लवित मतलब उसमें पत्ते भी अच्छे लगते हैं और संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के सांचे में डल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक भी बन जाता है। ये पढ़ लिया अभी तक हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी जाके आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखो, पहला प्रश्न है विद्यार्थी जीवन को क्या कहा जा सकता है, तो मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सिर्फ ये उत्तर है इसका। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने इस पैसेज में पढ़ा था। जो पैसेज में पढ़ा वही पूछा जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जा रहा। किस तरह के संस्कार जीवन भर अमिट रहते हैं, किस तरह के संस्कार जो हैं वो जीवन भर कभी भी मिटते नहीं हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, कौन से, बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, तो विद्यार्थी काल में पड़े संस्कार जो हैं वो अमिट रह जाते हैं। ये वाला इसका उत्तर है, बाकी वाले क्या हैं वो सारे गलत होंगे, ठीक है। किस काल में यदि बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है, तो कौन से काल में, विद्यार्थी काल में। अगर वो कष्ट सहन कर लेता है वो उसका स्वास्थ्य सुंदर बन जाता है। वृक्ष कब पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है, कब देने लगता है, सुंदर सिंचन और खाद मिलने से, ठीक है। सुंदर उसको पानी देने से और खाद देने से वो सौरभ देने लगता है। बालक किस प्रकार सभ्य नागरिक बन जाता है, ये आपने बताना है। दूसरों की बुराई करने से बनता है क्या, नहीं। घर में शोरगुल करके मतलब नहीं। श्रम और अनुशासन के सांचे में डलकर, हाँ। आलसी और मनमोजी बनकर, नहीं। तो सही उत्तर जो है ये वाला है, तो ये सही उत्तर है। ज़रूरी नहीं है यही पैसेज आए, जो भी पैसेज आएगा आपको, आप उसको अच्छे से पहले पढ़ना
पढ़ने के बाद ही जवाब देना, ये नहीं है कि बिना पढ़े ही आप कुछ भी लिख के आ जाओ, नहीं। तो निम्नलिखित काव्यांश, ये जो काव्यांश है, काव्यांश हो गई कविता, कविता का एक अंश है, पूरी कविता नहीं है। काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपने अपने बुक में नहीं पढ़ी है, ये बाहर से आई हुई है, जिसको अपठित कहते हैं, पढ़ी नहीं है, बाहर से आई हुई है, ठीक है। तो साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं। दुनिया जानती है कि हम ही पहले जागे हैं, मतलब बाकी वाले सोए थे, हम जाग गए सबसे पहले। जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे, हमारे बाद सब जाग रहे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। शत्रु जो हैं भाग गए हमसे, और हम कायर नहीं हैं, और ना ही हमने कायरता से अपने प्राण त्यागे हैं। हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी उदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा। बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमने हमें ना प्यारा। बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। इतिहास किस बात का साक्षी है? इतिहास किस बात का साक्षी है? कि हम पहले जागे हैं, ठीक है। हमसे पहले दुनिया वाले, यानी हम, यहाँ देखो पहले सोने वाला पहले जागा, ये तो कहीं बात हुई नहीं है। हमसे पहले दुनिया वाले जागे हैं, ये भी नहीं। हम भारतवासी सबसे पहले जागे हैं, ये हो सकता है। हम भारतवासी सबसे पहले जागे हैं, ये उत्तर है इसका, ठीक है। बाकी वाले सारे गलत। किसने कभी भी कायरता से अपने प्राण नहीं त्यागे हैं? तो भारतीयों ने, ठीक है। ये भारत देश के लोगों की बात हो रही है। कभी दुनिया के लोगों से क्या गाने के लिए कहता है? दुश्मन की हार गाने के लिए कहता है, देश की पराजय, भारत का इतिहास, या भारत की विजय। तो क्या कहने के लिए कभी बोल रहा है कि ये गाओ? तो फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय, तो भारत की विजय गाने के लिए कहता है। हमने शत्रुओं को किस तरह हराया है? पैरों द्वारा रौंदकर, तीर तलवार चलाकर, विदेशियों से मदद लेकर, युद्ध में पोशाक बदलकर। पैरों द्वारा रौंदकर हमने शत्रुओं को हराया। ये कहाँ लिखा था? तो ये यहाँ लिखा था, दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, है ना, शत्रुओं को हम पैरों द्वारा। तो आपने देखना है कि पैसेज में ये वर्ड कहाँ आ रहा है, शत्रु, तब आपको उत्तर दिख जाएगा। हमने हमेशा किसकी रक्षा की है? शत्रुओं की है, शरणागत की है, विदेशियों की है, या सगे भाइयों? तो शरणागत की हमने रक्षा की है। तो अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें लिखा है कि पाठ्य पुस्तक, ये आपकी जो आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ी है बसंत बाग दो, उसमें से ये आया हुआ है पैसेज। तो इसमें से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ना है, और जैसे आपने ऊपर उत्तर दिए वैसे ही उत्तर देने हैं। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो ये जो आपने पढ़ा था ना, बूढ़े हिमालय वाला जो पाठ पढ़ा था, उसमें से आया हुआ है। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, ठीक है। कालिदास एक संस्कृत के महान कवि थे, जिन्होंने मेघदूत नाम का एक बहुत बड़ा बुक लिखा था, जिसमें विरही यक्ष की एक बहुत सुंदर सी कहानी है, उसी की बात हुई है यहाँ पर। देखो उसके बाद लिखा है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर कौन खेला करती हैं? तो ये बताना है आपने, कौन खेला करती थी? मचलती नदियाँ खेला करती थी ना, है ना। तो मचलती नदियाँ लिखना है आपने। तो माँ बाप की गोद में नग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप किसके लिए आकर्षक ना होता हो? तो लिखा था, माँ बाप की गोद में नग दड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। तो पहाड़ी आदमियों के लिए इतना आकर्षक नहीं, आकर्षक मतलब जो अच्छा लगता है वो था आकर्षक। लेखक ने किसे हिमालय का दामाद कहा है? तो लेखक ने किसको दामाद कहा है? देखो, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद, तो समुद्र को उसका दामाद कहने की बात हुई है। बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही पसंद होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कालिदास जी का, ठीक है, कालिदास जी का ही है ना। वेत्रवती, देखो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, तो विरही यक्ष ने कहा था किससे?
अपने मेघदूत से, तो विरही यक्ष का है, ठीक है, ये आप विरही यक्ष कर दो। वैसे तो है कालिदास का, लेकिन पैसेज में विरही यक्ष का लिखा है, तो आपने यही उत्तर लिखना है। नदियों का सचेतन रूप किससे पसंद था? तो महाकवि कालिदास जी को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। देखो यहाँ नदियों की बात हुई है, तो प्रश्न संख्या जो 1 है उसका उत्तर आपको क्वेश्चन के बीच में से भी मिल रहा है। देखो, ठीक है, वहाँ क्या प्रश्न था कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर कौन खेला करती थी? तो नदियाँ ही खेला करती थी। तो यहाँ से उत्तर यहाँ से भी मिल जाता है। तो अब पाठ्य पुस्तक से ही एक काव्यांश दिया हुआ है, काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उत्तर देंगे। तो पंक्तियाँ हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बहुत सुंदर पाठ है, ये बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी थी। अब उसी के ही कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पूछे गए। देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं? अपनी गति उड़ान, अपनी गति और उड़ान सब भूल गए, अपने उड़ने की गति ये सब भूल गए हैं, ठीक है। पक्षी हमेशा सपनों में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। कितना सुंदर आसान क्वेश्चन है। पक्षियों का क्या अरमान थे? पक्षियों के क्या अरमान थे? ये देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ठीक है। कैसे अरमान थे? नीले आसमान की सीमा पाने तक उड़ना, ये अरमान थे उनके। यही उत्तर है, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे और जानते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। पंक्ति पूरी कीजिए। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आपने लिखना है चुगते तारक अनार के दाने, यही इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं आगे। लाल किरण सी चोंच किनकी है? तो पक्षियों की है। तो पक्षियों की ही यहाँ बात हुई है इस पूरे कविता में, तो पक्षियों की ही आपने लिखना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से मज़े से आपको करना है, लेकिन ये आपको मैं समझाने के खातिर पूरी वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको समझें। तो अब देखो यहाँ प्रश्न संख्या 5 है, जो बुक से आपको प्रश्न आए हुए हैं 5, आपने सिर्फ 4 ही करने हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे इस तरह से, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2x4 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 4 ही करने हैं हमें, 2 मार्क्स का एक है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहते हैं? बताओ क्यों नहीं रहना चाहते हैं बंद? तो अगर आपने ऊपर जो काव्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी कि पक्षी पिंजरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते। कोई भी तो नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनको आज़ादी पसंद है, इसलिए नहीं रहना चाहते। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये प्रश्न जो है वो अच्छे से देख लो और इसका उत्तर अच्छे से याद कर लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लो कहीं कॉपी पे और अच्छे से लर्न करो। पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो पापा खो गए जो पाठ था वो आपने पढ़ा था ना, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है। खोलो पापा खो गए पाठ, और उसमें देखो ये क्वेश्चन, और जो मैम या सर ने आपको आंसर लिखाया उसको अच्छे से लर्न करो। एक शाम किसान कविता में कवि ने पहाड़ का किस प्रकार से चित्रण किया है? बहुत सुंदर चित्रण क्या होता है? उसको कैसा दिखाया हुआ है, मतलब लिखा तो है उन्होंने, जब हम पढ़ते तो हमें लगता है कि वो पहाड़ ऐसा था, वो पहाड़ ऐसा, तो कैसा चित्रण है वही चित्रण कहलाता है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपने 3 ही करने, ये महाभारत से हैं। पांडवों से धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव क्यों जलते थे? ये बताना आपने, ठीक है। राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे किस तरह के युवक को देखकर दंग रह गए? उसी तरह से देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ गया था? और शिखंडी कौन था? वह भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बना? ये 6 मार्क्स के आएंगे सिर्फ महाभारत से आपको, ठीक है। ये बहुत सरल है महाभारत, आप बहुत प्यार से पढ़ते हो, तो वहीं से पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, 4 आए हुए हैं, 3 करने। तो निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। बताओ, सच्ची मित्रता बड़ी मुश्किल से हो पाती है, इस वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसके साथ ता लगा होता है, ठीक है। तो ये हो गई मित्रता, ठीक है। कौन सा शब्द है? मित्रता, जिसके साथ ता लग जाता है, सुंदरता, मित्रता। और ऐसा शब्द जो देखा नहीं जा सकता, जिसको फील किया जा सकता। मित्रता फील की जा सकती है, मित्र को हम देख सकते हैं लेकिन मित्रता को नहीं देख सकते।
दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन का सही रूप है? अभिनेताओं, पुस्तिकाओं, मनीषियाओं, दिशाओं। तो ये सही है, पुस्तिकाओं, ये सही है, ठीक है, ये बहुवचन है। नगर में महाराज स्वयं पधार रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम कौन सा है ना? तो नगर है सर्वनाम, नगर तो सर्वनाम नहीं है ना? और महाराज है सर्वनाम, सर्वनाम महाराज भी नहीं है। स्वयं है, जी हाँ स्वयं ही है। पदार है, नहीं है, तो स्वयं उत्तर होगा इसका, ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उस गांव में जाने के लिए एक पथरीला रास्ता है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? तो यह है पथरीला, पथरीला विशेषण है, ये तो आपको पता ही है। जंगल में पशुओं का राजा शेर रहता था, रेखांकित में कौन सा कारण है? तो मैं कहाँ पर लगता है? अधिकरण में, ठीक है, ये अधिकरण कारक है। निम्नलिखित शब्दों में से कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। निम्नलिखित शब्दों में कोमल शब्द की उत्तमावस्था बताइए। जो उत्तमावस्था वो बतानी है आपने, ठीक है। कोमल, कोमलतम, कोमलतर क्या होता है ना? विशेषण जो है उसकी 3 अवस्था होती हैं, है ना? तो कौन सा है उत्तमावस्था, ये आपने बतानी है। तो वो होगी कोमलतम। क्या होगी? कोमलतम। और उसके बाद है माली ने बगीचे से फूल तोड़ा। इस वाक्य में कर्म के आधार क्रिया का कौन सा भेद है? यहाँ पर क्रिया का कौन सा भेद है? या कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या सहायक क्रिया है? कौन सी क्रिया, ये आपने बतानी है, ठीक है। ये है सकर्मक क्रिया, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। दीर्घ संधि और गुण संधि के दो उदाहरण आपने देने हैं। दीर्घ संधि जैसे हो गया विद्या प्लस आलय, है ना, तो ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, ठीक। विद्यालय हो गया, आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने तो सीधा सीधा ही लिखना है। एक तो लिख दिया आपने विद्यालय, और दूसरा आप लिख दो देवालय, या कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। गुण संधि के भी उदाहरण देने हैं आपने, तो गुण संधि के कौन कौन से हो सकते हैं? देवेंद्र हो सकता है, सुरेंद्र हो सकता है। इस तरह से गुण संधि के उदाहरण हो गए, है ना। उसी तरह से द्विगु समास और द्वंद्व समास के भी उदाहरण आपने देने हैं, ठीक है। द्विगु समास और द्वंद्व समास, तो ये 2 समास हैं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या होती है पहले, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पंच होता है 5, और रत्न हो गए, पंच रत्न हो गया, है ना। तो ये एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद खोजो। द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ माता पिता, तो ये जो बीच में हाइफन जैसा चिन्ह लगता है ना, यहाँ द्वंद्व समास है। अकल पर पत्थर पड़ना, सिर पर कफन बांधना, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में नहीं आना। सिर पर कफन बांधना मतलब खतरों से खेलना। दूसरों का उपकार मानने वाले को कहते हैं परोपकारी। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसके कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो ये इनके लिए एक शब्द बताना जो मैंने आपको बता दिए। आपका नाम दीपिका है, या आपने पत्र लिखना है, ठीक है। आपका नाम दीपिका है, दीपक या दीपक है। आप सेक्टर 31 चंडीगढ़ में रहते हैं। विद्यालय जाते समय आपने एक अपाहिज व्यक्ति को सड़क पार कराने में मदद की। कुछ समय बाद टाटा फाउंडेशन की ओर से आपको इसके लिए सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए अपनी माताजी को आप पत्र लिखो, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझना है पहले पत्र। आपका नाम दीपिका है, ठीक है। आपने किसी की हेल्प की, तो हेल्प करते हुए टाटा फाउंडेशन वालों ने आपको देख लिया, तो उसके लिए उन्होंने आपको क्या किया? सम्मानित किया। उसके लिए उन्होंने सम्मानित क्या होता है? उसके लिए आपको उन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं उसको, प्राइज़ दिया। उसके लिए आपको उन्होंने सम्मानित किया, है ना, इज्जत दी। उसके लिए आपको कुछ इनाम मिल गया उसके लिए। तो उसकी जानकारी देनी है अपने मम्मी को, माता जी को, ठीक है। प्रिय तो नहीं लिखते हैं माता जी को, है ना। आप लिखेंगे आदरणीय माता जी, सादर चरण वंदना। तो इस तरह से आप पत्र लिखना शुरू करें और अंत में लिखें आपका पुत्र, आपकी पुत्री, ठीक है, और अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह से पत्र तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी ही। अब प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो 3 विषय हैं, किसी एक पर लिखना है। भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन, व्यायाम से बनती निरोगी काया, शिक्षक और विद्यार्थी। 3 टॉपिक हैं, तीनों के ऊपर एक पर लिखना। तो 5 मार्क्स का है। आप जब भी उत्तर दें
तो सीक्वेंस में दें, पहले पहले क्वेश्चन का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का, इस तरह से उत्तर देंगे तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो हल कर लेंगे और आपको उस पूरे के पूरे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर। आपने ज़रूर देख लिया होगा इसको, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आप क्वेश्चन लिखें, मेरी ओर से आपको उसका आंसर जो है वो रिटर्न में देने की कोशिश होगी। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिख दोगे तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि पत्र बहुत बड़ा है तो पत्र का उत्तर अगर पॉसिबल हुआ तो दे दूँगा, अदरवाइज़ आपको पत्र खुद करना है। ठीक है, तो जुड़े रहो हमारे साथ, और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप देखना। तो बहुत इजी होने वाला आपका हाफ ईयर, पूरे 60 में से 60 मार्क्स आने चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।